अगर पर्सनल ग्रज मेरे से क्यों था, क्योंकि वो ये मानते थे कि मैं नरेंद्र मोदी जी का ब्लू आइड बॉय हूँ। वो कहते रहे कि आप चूंकि चहेते मोदी जी के हैं इसलिए आपको दूसरे इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी गई और वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए आलोक वर्मा। प्रशांत भूषण ने तो मेरे विरुद्ध कम से कम 10 PIL की होंगी, किसी भी PIL में उनको सक्सेस नहीं मिली। मैं उस समय काफ़ी हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा था और मुझे पर्सनल टारगेट किया जा रहा था। मैं तो चूंकि फ्रंट पे था, CBI में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, टारगेट मैं ही था। मेरे को असॉल्ट करने से कुछ लोगों को पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता, वो भी था। तो मैंने फिर एक रिपोर्ट कैप्सेक को दिया था जिसका इन्वेस्टिगेशन, ये जो दाऊद का सोना पकड़ा गया था, ये वाकई में इट वाज अ वेरी एडवेंचरस थिंग। और 86 से 92 तक मैंने जितनी भी पोस्टिंग करी, मेरे को बहुत टफ सिचुएशंस में डाला गया और मोस्टली राइट जहाँ पे होते थे वहाँ भेजा जाता था। राइट्स पूरे हो जाए, शांति हो जाए तो फिर वापस। वहाँ पहुँचने पर नीचे से लोगों ने बंद कर दिया, जीना चढ़ के हम ऊपर गए, नीचे दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो दैट वाज डेंजरस। एरिया ऐसा था कि वहाँ पुलिस ऑफिसर अगर अंदर घुस गया, चढ़ गया तो बंद करके आग लगा देते। Then you cannot come out of it. लेकिन आग से खेलना मुझे लगता है आपको अच्छा लगता था। है का तो खैर सवाल ही नहीं है। आप गुजरात लौटे तो फिर चीज़ें बदल चुकी थी, नरेंद्र मोदी CM बन चुके थे वहाँ पर। आपकी मुलाकात उनसे CM बनने के बाद हुई या पहले आपकी मुलाकात हो चुकी थी? देखिए 92 से 2002 में स्टेट में नहीं था और मेरी मुलाकात कैसा लगा था व्यक्तित्व उनका एज अ CM, एज अ पर्सन, अगर दोनों बात करें? तो उन्होंने जिस तरह से मेरे को ट्रीट किया, मैंने पहले सामने से ही बोला कि सर मेरी गुजराती ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से एक चीज़ जाहिर ज़रूर हुई थी कि जिस जगह पे बोगी खड़ी थी, मतलब ट्रेन खड़ी थी और S6 को टारगेट किया गया और उसके ऊपर असॉल्ट करके आग लगाई गई, वो आग बाहर से लगा पाना बड़ा मुश्किल था। तो पता चला कि ये नंबर जो ऑपरेट हो रहा है वो तिहाड़ जेल से हो रहा है। तो फिर और डीप हम लोग गए तो पता चला तिहाड़ जेल के अंदर किसी बैरक से हो रहा है। तिहाड़ जेल तो बहुत बड़ा है, तो बैरक से हो रहा है। दैट वाज समथिंग वेरी सीरियस। किसी भी पूछताछ में आप शुरू में बैकग्राउंड पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे है, एजुकेशन क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं बैकग्राउंड तैयार करने के लिए। तब उस लाइन पे हम लोग पूछ रहे थे तो मैं तो देखिए जब तक सक्षम हूँ काम करने के लिए तो करूँगा, अभी भी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अगर सरकार की तरफ से कोई इस तरह का आदेश होगा तो डेफिनेटली उसमें कोई दो मत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के अनफिल्टर्ड। मैं हूं करुण कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पुलिस सेवा के वो तेज तर्रार ऑफिसर जो PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चहेते अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे। हम बात कर रहे हैं गुजरात कैडर के पूर्व IPS राकेश अस्थाना की, जिन्होंने सुरक्षा से जुड़े हुए कई बड़े पद संभाले और कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े मामले, हाई प्रोफाइल केसेस, उनकी जांच इतने बड़े बड़े पद जो संभाले, वो सफ़र कैसा रहा, एक बार ज़रा बता दे दर्शकों को। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, यानी जो लेटेस्ट रैंकिंग रही, जो आखिर में, वहाँ से शुरू कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर, बीएसएफ डीजी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चीफ, डीजी सिविल एविएशन सिक्योरिटी, स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई, कुछ समय के लिए डायरेक्टर सीबीआई भी। गुजरात कैडर में एसपी, आईजी, सूरत पुलिस कमिश्नर रहते हुए आखिर में एडिशनल डीजीपी आर्म्ड यूनिट्स, जहां से 2016 में दोबारा सीबीआई में पहुंचे थे। 2 बार गुजरात कैडर में, वहां पर 2 बार रहे, अगर टर्म्स को देखें। सीबीआई में वहां पर भी 2 बार रहे, यहां पर रहे। ये दिलचस्प सफर रहा था, और इस दिलचस्प सफर में सबसे दिलचस्प लम्हा आपके लिए कौन सा रहा था, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। बड़ा कठिन सवाल। हाँ। मैंने हर एक स्टेज पे काफ़ी इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग चीज़ें फेस की हैं, काम किया है। तो अगर आप शुरू करें तो 1989 में व्हेन आई वाज द एसपी, उस समय के हिसाब से दाऊद इब्राहिम का करीब 14.5 करोड़ रुपए का सोना, जो आज के ज़माने में आई कांट कैलकुलेट कैलकुलेट, इवन ये रियली 500 केजी सोना था, माय गुडनेस। वो पकड़ा था। दैट वाज द फर्स्ट, पहला वो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। उसके बाद फिर सीबीआई में जो फर्स्ट स्टिंट था 92 से 2002 के बीच में, तो उसमें पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का जो केस हुआ था उसका फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया था, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। 500 केजी गोल्ड। हाँ, वो पहला सीजर था। उसमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी और हम लोगों ने करीब 3 महीने तक उस पर काम किया था। सोना लैंड हुआ था कोस्ट पे, क्रीक था एक, और उसको फिर ट्रक में लोड किया गया था। ट्रक में भी कैविटी बनाई हुई थी, ओह, तो उसको फिर लेट नाइट ऑपरेशन करके उसको पकड़ा ये गया। दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था, ये कैसे पता चला था? इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेंट था वो हम्म, उसी गैंग का मेंबर था, अच्छा। तो इसीलिए हम्म, उन्हीं का होता है ये। नॉर्मली उस समय ये दुबई से आया था, तो वो सारा वही हैंडल करते थे। इंडिया में जो गोल्ड स्मगलिंग होती थी वो दाऊद गैंग के ही लोग बाग उसको ऑपरेट करते थे। धुरंधर फिल्म में भी कैरेक्टर की बड़ी चर्चा हुई है और बड़ा लंबा रोल दिखाया गया है। हाँ, क्या उससे आपके टेनियर में कुछ उससे मिलता जुलता रहा, या फिर ये थोड़ा सा फिल्मी ज्यादा था? और फिल्म मैंने देखी, पार्ट 2 नहीं देखी है, पार्ट 1 देखी है। हम्म। फिल्म में तो नेचुरली थोड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर जो होते हैं उनका माइंड ज़्यादा काम हम्म। करता है। पुलिस में जो एक्चुअल काम होता है उतना फिल्मी स्टाइल में नहीं होता है, बट फिर भी चूंकि फिल्म बनाते समय पुलिस अधिकारियों से वो लोग बात ज़रूर करते होंगे, तो आइडिया तो रहता है कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं। हम्म। बट ये जो दाऊद का सोना पकड़ा गया था, ये वाकई में इट वाज अ वेरी एडवेंचरस थिंग। मैं तो यंग था, उसमें पहला डिस्ट्रिक्ट था, तो काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी रिस्क लेके इसको हम लोगों ने पकड़ा था। कितने घंटे तक आपने काम किया था, चूंकि वो बहुत यंग थे आप बता रहे हैं, और ये पहला ऐसा बड़ा मामला होगा। 3 महीने का तो ऑपरेशन था, बट एक्चुअल जिस सीजर था वो रात में करीब 2-2:30 बजे के आसपास हुआ था, तो वो चला था काफ़ी हम्म। लंबा। चेज करना, फिर उसको नाकाबंदी करना, उसे पता नहीं चले इस तरह से ऑपरेट करना, तो वो अलग उसमें रोमांच था, उसमें ये एक कोई शक नहीं। दिलचस्प वाकया था, और भी कोई ऐसे वाकये इस काफ़ी सफर में? है, मतलब मेरी करियर में काफ़ी चीज़ें एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने हैंडल की हैं, हम्म। राइट्स हैंडल किए हैं। हम्म। नहीं, राइट, कोई ऐसा वाकया जिसमें कि बहुत मुश्किल हुई हो आपको, चैलेंजिंग रहा हो वो? फिजिकली अगर चैलेंजिंग का हिसाब किताब रखें आप, तो मैंने अहमदाबाद सिटी में जब डीसीपी था 1990 में, उस समय कम्युनल राइट्स होते थे काफ़ी। तो और जिस एरिया में मैं डीसीपी था वो मतलब हार्ट ऑफ द सिटी और पूरा कम्युनल एरिया था, हाइपर हाइपर सेंसिटिव। तो वहाँ राइट्स हुए थे उस टाइम में, रात का मुझे याद है अभी भी। मैं अपने एरिया से निकल के सटे हुए एरिया में जो डीसीपी हैंडल करते हैं, दरियापुर बोलते हैं, दरियापुर हम्म। कालपुर एरिया,
तो वहाँ मॉब काफ़ी था और दोनों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त स्टोन पेल्टिंग और फायरिंग वगैरह भी हो रही थी। ओह! और चूंकि रात का समय था, बिजली काट दी गई थी और काफ़ी कंजेस्टेड रेजिडेंशियल एरिया है, तो ऊपर से चढ़ के लोग बाग बर्निंग रैग्स एक दूसरे के घरों पे फेंक रहे थे। मैं घुस गया उसमें। ओह! तो मेरे साथ मेरा ड्राइवर था और मेरा गनमैन था, बाकी पीछे कोई नहीं आया। तो वहाँ मॉब काफ़ी था, तो उन लोगों ने घेर लिया, बोले कि वो उस घर से वो चीज़ें ऊपर से आ रही हैं। तो जोश में हम चढ़ गए, हमारे साथ मेरा गनमैन था, 2 लोग थे हम लोग। वहाँ पहुँचने पर नीचे से लोगों ने बंद कर दिया। जीना चढ़ के हम ऊपर गए, नीचे दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो दैट वाज डेंजरस। बाद में मेरे ऑफिसर्स ने बताया कि ये तो करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पुलिस ऑफिसर अगर अंदर घुस गया, चढ़ गया, तो बंद करके आग लगा देते। देन यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। लेकिन आग से तो खेलना मुझे लगता है आपको वहाँ, अच्छा लगता था। हाँ, जोश में, और क्या उस समय तो पैशन ऐसा था पुलिसिंग का कि भय का तो खैर सवाल ही नहीं है। तो ऊपर चढ़ के फिर अंदाज से फायरिंग की, जहाँ से बर्निंग रैग्स आ रहे थे। तो एक राउंड फायर हुआ 303 का, उसमें जो भी कर रहा होगा वो, ही डाइड। और वो चीज़ें फिर बंद हो गई। फिर हम लोग उतर के आए नीचे, इन लोगों ने खोल दिया था। बट इट वॉज अ वेरी टेंस मोमेंट बिकॉज आई वॉज अलोन। मेरे साथ मेरा गनमैन था और चारों तरफ अंधेरा, और उस पे बर्निंग रैग्स आना और अटैक होना। फायरिंग, प्राइवेट फायरिंग भी होती थी उस वक्त। हुँ, हुँ। तो रिस्क टेकिंग था, लेकिन जिस वक्त वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप जाते हैं तो समय लगता नहीं है, बाद में आप रियलाइज करते हैं कि इस तरह का हो सकता था। बिल्कुल। तो आपने कहीं पे कहा है, मैंने सुना था, वो वीडियो देख रहा था कि जहाँ भी गुजरात में आग होती थी, यानी मुश्किलें होती थी, वहाँ आपकी पोस्टिंग कर दी जाती थी। तो शायद इसलिए भी सीबीआई जो आप 92 में गए थे, वहाँ पर जाना आपने सोचा कि थोड़ा-सा सुकून के लिए चले जाएँ और वहाँ पे एक अलग ही चुनौतियाँ हो गईं। इसके बारे में ज़रा बताइए? ये फैक्ट है, क्योंकि जब हुँ, फर्स्ट 86 में मैंने गुजरात ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग्स 86 में हुँ, मिली हुँ। थी। और 86 से 92 तक मैंने जितनी भी पोस्टिंग करी, मेरे को बहुत टफ सिचुएशंस में डाला गया। और मोस्टली राइट जहाँ पे होते थे वहाँ भेजा जाता था। राइट्स पूरे हो जाएं, शांति हो जाए, तो फिर वापस दूसरे एरिया में भेज देना। अभी अहमदाबाद सिटी में मैंने डीसीपी जिस एरिया में था, ईस्ट, वहाँ कंट्रोल करके, फिर जब राइट्स पूरे गुजरात में चल रहे थे, चिमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे, तो आधी रात को मेरा ट्रांसफ़र हुआ पाटन। हुँ, हुँ। करीब 5-6 महीने से वहाँ राइट्स रुक नहीं रहे थे। तो उसको हम लोगों ने रात, मतलब पहुँच के चार्ज लेके फिर कंट्रोल किया। जब चीज़ें शांत हो गई, 1 साल, 1.25 साल में रेगुलर हो गया, तो अहमदाबाद सिटी में फिर लट्ठा कांड बोलते हैं, मतलब स्पूरियस लिकर ट्रेजिडी हुई। जिस एरिया से मैं भेजा गया था पाटन, सेम जोन में, ईस्ट जोन में ये हुआ। काफ़ी पुलिसिंग के मामले से डीसीपी ईस्ट जोन काफ़ी टफ माना जाता था। जी। तो दोबारा वहाँ पोस्टिंग करी, फिर उसको हुँ, ठीक हुँ। किया। तो चीफ मिनिस्टर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अब वो अ, अ, रथ यात्रा के टाइम में उसी एरिया में आते हैं। तो वहाँ उन्होंने पूछा था कि हाउ आर यू फीलिंग। रथ यात्रा से एक दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। और बहुत सेंसिटिव होती है रथ यात्रा अहमदाबाद में। तो ही आस्क्ड मी कि भाई हाउ आर यू फीलिंग। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैन कंट्रोल इट। देन आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, मैंने कहा था कि मैं भी सीबीआई में जाना चाहता हूँ, मेरी पोस्टिंग हो गई है। तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने ओपनली पब्लिकली ये चीज़ बोली थी। होम मिनिस्टर थे नरहरी अमीन साहब, वो भी बैठे हुए थे। तो बोले कि मैं जब तक चीफ मिनिस्टर हूँ आपको जाने नहीं दूंगा। बट उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जब जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है अभी, जहाँ पे यू हैव ए फ्री हैंड, नो बडी विल इंटरफेयर एंड आई वॉन्ट ए कंट्रोल। मगर ठीक है, इट्स ऑल राइट।
क्योंकि इससे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर के तौर पे आप कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और नहीं, ये भरोसा भी दिखाया उन्होंने, यानी कि हाँ, जो आप ये मोदी के ख़ास माने जाते हैं, चहेते जो बताए जाते हैं, हाँ। आप अपने काम से सभी सीएम के और सभी जो नेता हैं, उनके चहेते होते आपके वो तो मुझे इससे नहीं कह सकता साफ हूँ, पता लेकिन चलता है। हाँ, तो वो फिर मैं रहा वहाँ पे 1 डेढ़ साल कंट्रोल किया। फिर फाइनली उन्होंने कहा ठीक है, नाउ यू कैन गो, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर सीबीआई में मैं नहीं जाऊँगा, मेरा डेपुटेशन आ गया तो डीबार हो जाएगा अगर दिक्कत होगी। तो उसके बाद फिर 92 में मैं सीबीआई में आया धनबाद में। वो बात ठीक है, मैं आया था ये सोच के कि ना सीबीआई का काम इन्वेस्टिगेशन का होता है, हुँ, लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना नहीं है, हुँ, हुँ, और रिलैक्स्ड रह के आदमी काम कर सकता है। और मेरे कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, मेरे फादर का, और फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे यहाँ आना ज़रूरी था। वो लोग रांची में थे, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ, बिकॉज धनबाद जैसी जगह तो बिहार में उस वक्त, आजकल झारखंड में है, वो फेमस है कोल माफिया के लिए। बिल्कुल, तो आपने ये हाँ, सोचा कैसे कि वहाँ सुकून मिलने वाला है? वहाँ तो गोल माफिया सब वैसे ही मैं उनके जाना किस्से चाहता चलते था, थे। मैं रांची जाना चाहता था, हुँ, हुँ, पर रांची में जगह नहीं थी, तो सीबीआई में मेरे को धनबाद पोस्ट किया गया। और धनबाद कोल माफिया का एरिया है, तो हुँ, वहाँ हुँ। तो और भी ज़्यादा हेडेक वाली जगह है बेसिकली। आप 1992 में वहाँ पर गए थे धनबाद में। हाँ, 4 मई 1992 को मैंने 92 ज्वाइन उससे किया। पहले ही जो वहाँ एसपी थे शायद उ उन पे हमला हुआ था और हाँ, वो उनकी जान गई रणधीर थी। वर्मा साहब थे हुँ, हुँ। हमारे, बहुत ही बढ़िया आईपीएस ऑफिसर, 76 बैच के, 75 या 76 बैच के। तो धनबाद के एसपी थे वो, पुलिस की साइड से, हुँ, हुँ, हुँ। और सीनियर एसपी रहे थे उस वक्त। तो वो एक बैंक में डकैती हो रही थी, वहाँ खुद ही चले गए थे विदाउट एनी फोर्स, एक गन अपने बॉडीगार्ड को लेके। तो शूट आउट हुआ, उसमें उनको गोली लगी, यानी मतलब वो शहीद हुए उसमें। तो वो इंसिडेंट हुआ था मेरे ज्वाइन करने से करीब 5-6 महीने पहले। तो वो भी एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें नेचुरली तो वो, आपके घरवालों को पता था कि आप सीबीआई धनबाद पहुँचने वाले हैं, उस समय तक क्लियर हो चुका था? हमने बताया था, हुँ, हुँ, तो हुँ। मेरे मदर और फादर दोनों ही काफ़ी चिंतित थे, बोले तुम कहाँ घुस रहे हो इसमें यहाँ तो ये अभी यहाँ शांति नहीं है, इस तरह की हरकत होती है धनबाद में। तो नेचुरली उनको डर तो था, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन चूंकि मैंने तय कर लिया था कि सीबीआई में आना है, और सीबीआई एक करियर के हिसाब से भी और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे काम करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता। क्या यहाँ पर कैसा अनुभव रहा सीबीआई का टेन्योर आपका 92 से 2002 तक आप यहाँ रहे? तो इसमें एक पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप उसकी अभी बात होती है और चारा घोटाले की खूब चर्चा होती है। तो इन दोनों को अगर देखें तो इसमें से ज़्यादा अगर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखें तो चैलेंजिंग कौन-सा था? क्योंकि लालू यादव से 6 घंटे की आपकी पूछताछ आपने पूछताछ की थी। पहले उन्हीं उन्हीं पे चलते हैं कि जब 6 घंटे की ये पूछताछ उसमें जब पहली बार उनसे आमना-सामना हुआ, तो उनका क्या रिएक्शन था? दोनों केसों के मुकाबले, मतलब दोनों का अलग अलग हुँ, इम्पोर्टेंस हुँ। है। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस जो था वो मोस्टली हमें तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना था, तो वो एक अलग तरह का अनुभव था। हुँ, हुँ। लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन में एक अच्छा अनुभव ये हुआ कि आपको इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस को इन्वेस्टिगेट करने का आइडिया मिला, और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स थे जिन्होंने ये काम किया था, उनको इंटरोगेट करने का मौका मिला था। तो मैंने ये जो मेन अक्यूज पकड़ा गया था उसका मैंने पूछताछ की थी जेल में। तो एक वो अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन वो बिना किसी इंटरफेरेंस के यानी आश्रय के बल्कि कहा जाए, तो उसके कैसे ये फंक्शन कर सकते थे? क्या इसमें जो अपने देश के लोग थे, बड़े लोग भी थे, क्या उनका हाथ भी सामने आया या फिर वो बस बाहर-बाहर से ही ये सब सारी चीज़ें हो गई? नहीं नहीं, वो पीटर ब्लीच जिसका मैंने हुँ, हुँ। बताया आपको, उसके इंटरोगेशन में काफ़ी चीज़ें बाहर आई थी। हुँ, हुँ।
और चूंकि मैं केवल फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए असिस्ट कर रहा था, केस तो सेंट्रल यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बट उसका जो इंटरोगेशन हुआ दैट वाज क्वाइट अ रिवीलिंग थिंग। उसने काफ़ी चीज़ें बताई थी, एंड दैट इंटरफेरेंस एज सच नहीं था कोई, बिल्कुल। तो कुछ उनमें से जो चीज़ें बताई थी, कोई सनसनीखेज़ बात जो आप बताना चाहें? देखिए, ऑन कैमरा भी वो चीज़ बताना उचित नहीं होगा, बिकॉज लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज़ थी? हाँ हाँ, नेशनल सिक्योरिटी से लगती हुई चीज़ें ऐसी बताई थी जो मेरे लिए भी, मेरा तो एक्सपीरियंस कितना था उस समय, आई एम 84 बैच, और ये 94 या 95 में हुआ था इंसिडेंट। 10-11 साल की नौकरी थी, उसमें 2 साल तो ट्रेनिंग में आप निकाल दें, तो 8-9 साल का अनुभव था उसमें। मैं अगर इंटरोगेशन में नेशनल सिक्योरिटी से लगता और इंटरनेशनल जो रैकेट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिल रही है, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ रोमांच जो होता है ना, वो उसको बयान नहीं कर सकते आप। और इन विदेशों को दबाव में फिर लौटा भी दिया गया था, नहीं ये बात लौटाया, भी। नहीं ना, दबाव था उनका, लेकिन वो पूरी सजा काट के तब वो उनको वापस गया भेजा थे। गया। यस, हुँ, कन्विक्शन हो गया था उसका। हुँ। उसके बाद वो ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, उसको तो फॉलो करना चाहिए, करना पड़ता है गवर्नमेंट को। वो आनंद मार्ग वालों का भी जो ये सारा रोल भी इसमें आया था, वो आनंद मार्ग हेडक्वार्टर पे हम लोगों ने तलाशी ली थी, मैं लीड कर रहा था, और आनंद मार्ग का रोल आया था, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, हुँ, और फिर इन्वेस्टिगेशन के जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो मुझे इसलिए आइडिया नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन दूसरी यूनिट कर रही थी। हुँ, हुँ, इसमें एक सज्जन है किम डेवी करके, हुँ, डेनमार्क सिटी, डेनिश सिटीजन है, उसका अभी भी इसका एक्सट्रेडिशन की प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हुई हैं, चल ही रहा है हुँ, मामला। हुँ, हुँ। तो ये मामला और फिर चारा घोटाला, उस पर तो उसके बाद पूरे देश की। 96 में, हुँ, ये 95 में हुआ हुँ, था। हुँ। फिर 96 में चारा घोटाला, जो बिहार का उस समय का बहुत ही सनसनीखेज और काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल मामला हाई था। प्रोफाइल मामला था, वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले हाई कोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, रैमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा थे। तो सीबीआई धनबाद में मैं था, रांची और पटना में दूसरे ब्रांचेस थे, तो वेयर विदॉल हम लोग के पास उतना नहीं था। हुँ, हुँ। लेकिन जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, फिर डायरेक्टर सीबीआई का आदेश था, तो जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई ईस्ट जोन थे डॉक्टर विश्वास, उनके नेतृत्व में पूरा टीम बनी, सारे तीनों एसपी थे, और सेंटर से भी काफ़ी असिस्टेंस मिली, तो हम लोगों ने खूब मेहनत किया उसमें। और पहला केस जो, उसमें करीब मेरे ख्याल से 6 केसेस हम लोग ने आइडेंटिफाई किए थे लार्जर कॉन्स्पिरेसी के। तो जो लीड केस था वो RC-20/96 चाईबासा ट्रेजरी से हुँ, विड्रॉल का था, जिसमें लालू यादव जी के विरुद्ध में इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनका रोल एग्जामिन हुआ। उनके साथ साथ बहुत सीनियर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, सबका रोल एग्जामिन किया, इंटरोगेशन हुआ, और फाइनली फिर चार्जशीट किया, और काफ़ी दिनों के बाद फिर उसमें कन्विक्शन भी हुआ। हुँ। तो लोग जानना चाहते हैं कि जब आप पूछताछ के लिए जब उनके सामने पहुँचे तो फर्स्ट रिएक्शन उनका क्या था? का पूछबा हो? नहीं नहीं, वो देखिए ऐसा है कि उनका जो इंटरोगेशन करना था उस वक्त, वो ही वॉज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की जो एक वो कुर्सी की इज्जत होती है, वो रखनी पड़ती है, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल। वो एक्यूज थे, बट चीफ मिनिस्टर हुँ, थे वहाँ हुँ। पे, तो वो एक मेंटेन डिग्निटी का, डेकोरम को करना बहुत ज़रूरी था। तो सीबीआई में उनके इंटरोगेशन से पहले हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी कि इंटरोगेशन के टाइम में उनसे क्या पूछताछ करनी। और ये पूरा केस डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन था, तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स थे, उनको पढ़ के क्वेश्चनेयर तैयार करना,
और चूंकि सीबीआई के इंटरोगेशन में एक्यूज्ड को भी पूरी आज़ादी रहती है अपना पक्ष रखने के लिए, हम्म, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि उनके भी अधिकारियों ने उनको तैयारी कराई होगी। हम्म, तो अब करीब एक 1.5 महीने 2 महीने की तैयारी के साथ, क्वेश्चनर्स के साथ हम लोग गए। सीबीआई के हेडक्वार्टर में ये डिसाइड हुआ था कि वो चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका इंटरोगेशन भी जो भी करेगा वो ही शुड बी ए सीनियर ऑफिसर। तो आई वाज लीडिंग द इंटरोगेशन, हमारे साथ और भी अधिकारी थे, बट बीइंग द एसपी आई वाज सपोज टू लीड। मेन पर्पस ये था कि इंटरोगेशन ठीक से और डेकोरम मेंटेन हो, कोई इस तरह का वाक्य नहीं है कि भोजपुरी में भी बात कर रहे थे वो, हिंदी भोजपुरी भोजपुरी तो खूब बोलते थे वो। हाँ, वो तो खैर उनका एक पर्सनालिटी का बहुत बड़ा ट्रेट है कि बहुत मजाकिया हैं, भोजपुरी में भी बात करना, हिंदी में बात करना, अंग्रेजी में भी कभी कभी बात करते क्योंकि थे। गंभीर बातों को भी बहुत जो है वो लाइटली बना देते हैं हाँ। कि वो वो तो खैर माहौल को लाइट करने के लिए उन्होंने काफी कुछ इस तरह की हरकतें की थी। मुझे तो याद है अच्छी तरह से काफी चीजें। अब एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, जैसे किसी भी पूछताछ में आप शुरू में बैकग्राउंड पूछते हैं ना, कि आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे है, एजुकेशन क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं बैकग्राउंड तैयार करने के लिए। तब उस लाइन पे हम लोग पूछ रहे थे, तो जब ये आया कि भाई आपके कितने इश्यूज हैं, कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए बताया। और फिर जब कहा गया, पूछा गया कि भाई नाम बताइए कि कौन कौन है, तो भी बताते बताते फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम लेके बोले हम भी भूल गए, इतने ज़्यादा। तो इस तरह की हरकत तो भूले तो नहीं होंगे, बट जस्ट टू कीप द एटमॉस्फेयर लाइट इज। ऐसे काफ़ी किस्से हुए उस पूछताछ में जो काफ़ी लाइट था। तो और भी कोई ऐसा मामला, अब जब ये 10 साल का आपका वो रहा सीबीआई का टेन्योर वहाँ पे, तो कोई और? देखिए, ऐसा 96 में जो फॉर्डर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो मेन स्कैम था। उसके अलावा भी वहाँ पे बिटमन स्कैम, मेडिसिन स्कैम सारे थे, तो वो सारे सीबीआई को दिए जाने लगे। तो उस चक्कर में पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी और जो सीनियर लीडरशिप थी एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके काफ़ी बड़े बड़े अधिकारियों से पूछताछ हुई थी। तो वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस। धनबाद में जो कि मैं था, तो वहाँ कोल माफिया का काफ़ी प्रकोप है। इनफैक्ट धनबाद जो ब्रांच है वो 1980 में इसीलिए बनाई गई थी कि उस वक्त कोल माइंस का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे रिलेटेड बहुत करप्शन के इश्यूज थे और माफिया का भी काफ़ी रोल था। तो सीबीआई धनबाद का अस्तित्व 1980 में हुआ। कई आई। फिल्में में जो दिखाया जाता रहा वहाँ पे कि कैसे ये गुट वो गुट सब सारे, और वो आर्म्स वगैरह सारे होते हैं, वाकई वैसा वो वहाँ पर था? हाँ बिल्कुल, धनबाद तो उस चीज़ के लिए बदनाम है। लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे कि ये जो माफिया ग्रुप हैं, वो उनका स्टेक्स बहुत हाई है। वो आम आदमी के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है, है वो। लेकिन जहाँ स्टेक्स हाई है वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और जो हमने जिस कोल माफिया को डील किया, वो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड था। लेकिन आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि उसके यहाँ हम लोगों ने तो केस किया ही, फिर इनकम टैक्स ने हम लोगों के केस होने के बाद उस पर रेड वेड की, तो रेड किया तो इनकम टैक्स के ऑफिस में आग लगा दी। तो आप सोच सकते हैं वो किस एक्सटेंट तक के लोग जा सकते हैं। फिर वो केस भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, सीबीआई ने। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर। और जो भी कोल माफिया जिससे हम लोगों का हेड ऑन हुआ सीबीआई धनबाद में, ही वॉज अ बिग मैन, वेरी बिग मैन। और हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने खींचा, काफ़ी परेशान करने की कोशिश की। अच्छा, ये आप लोग परेशान करने की कोशिश भी होती थी, जो भी सीबीआई अधिकारी होते थे हाँ वहाँ हाँ पर, या हाँ पुलिस के बिल्कुल। अधिकारी भी जनरल होते थे? नहीं, हम लोग मतलब को धमकी, सीधे-सीधे धमकी भी दी जाती थी? धमकी देना, असॉल्ट करना। असॉल्ट तो हमारे इंस्पेक्टर के घर के ऊपर असॉल्ट किया था ताकि वो डर जाए और इन्वेस्टिगेट नहीं करे। ऐसी चीज़ें हुई हैं। मतलब वहाँ वो ऐसा नहीं था कि बहुत स्मूथ था।
और जो डर जिस का माहौल तो रहता ही था। हम्म, और उस वक्त अगर 90s का बिहार को आप इमेजिन करें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड। हम्म। तो एक यानी आप मानते हैं कि जो जंगल राज की बात कही जाती है वो वाकई जंगल राज का वो हाँ, समय द था। लॉ एंड ऑर्डर वाज वेरी हम्म, पुअर, नो डाउट अबाउट इट। हम्म, हम भी जैसे हमारे अधिकारी धनबाद से बोकारो रेड करने गए थे, तो रास्ते में उनको लूट लिया था, उनका बैग वैग छीन लिए थे। तो बड़ा गरम मामला हुआ था। तो उसमें फिर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग से हुआ, पकड़े गए लोग बाग। बट लेकिन अब हिम्मत दुस्साहस देखिए ये। दुस्साहस हम्म, काफी। और सीबीआई तो अनार्म्ड है ना ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, हमारे पास तो हथियार सीबीआई में होते नहीं हैं। हमारे अधिकारी जो हैं वो तो सादे में जाते हैं आते हैं। लेकिन अगर कोई त्राहित व्यक्ति है, उसको अगर अटैक ही करना है तो ऑब्जर्व करेगा, सर्विलांस करेगा, टेलिंग करेगा, अटैक भी कर सकता है। तो एक माहौल तो था, हम्म। उसमें कोई शक नहीं। झारखंड अलग राज्य हो गया था आपके 2000 में हुआ। हाँ। तो आपको लगा कि कुछ डिफरेंस आया था बिहार से जब झारखंड हुआ तो कुछ एक चीजें बदली? मेंटली आदमी को ये था कि नाउ थिंग्स विल इम्प्रूव। हम्म। तो वो तो जितने है। टाइम आप रहे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए आपने देखा या? टाइम लगता है क्योंकि हम्म, बहुत पुरानी हम्म, व्यवस्था, बहुत लंबे समय तक उसमें वो कचड़े में अगर हो हम्म, तो उसको ऊपर आने में टाइम तो लगता है। हम्म। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उम्मीद उस समय थी कि ये इम्प्रूवमेंट होगा डेफिनेटली। और अभी देखते हैं तो उससे बेहतर, उम्मीद से बेहतर या फिर उम्मीद से नीचे ही रहा? मैं तो काफ़ी दिन से दूर हूँ, लेकिन फिर भी जो भी आपका होम सुनाई देता स्टेट है, रहा हाँ, हुआ होम है स्टेट तो। जाना आना लगा रहता है। हम्म। लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी लंबे समय तक वो, इवन रांची में भी ये था कि शाम को 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आप निकलेंगे तो सोच समझ के निकले। आजकल ऐसा माहौल नहीं नहीं है, है, अब तो आजकल खैर नहीं। ओवरऑल ही काफी इम्प्रूवमेंट काफ़ी देखने को मिली। इम्प्रूवमेंट हो गया है। किन परिस्थितियों में, हालात में आप फिर गुजरात लौटे? 2002 में जब 64 केस रजिस्टर हुए थे चारा घोटाला में, और चूंकि हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था, तो हाई कोर्ट ने बंदिश लगा दी थी कि भाई जब तक ये पूरे नहीं होंगे तब तक जो की ऑफिशियल्स हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मेरे को एक बार बीच में रिपैट्रिएट होने का हुआ भी, लेकिन कोर्ट ने ना बोल दिया था। तो 2002 में जब सारे 64 केसेस में चार्जशीट फाइल हो गई, तब गवर्नमेंट, ये हाई कोर्ट ने परमिशन दिया कि आप कैडर वापस स्टेट जा में जा सकते हैं। सकते हैं। तो 31 जनवरी को आई वॉज रिपैट्रिएटेड, और 2 महीने की छुट्टी मिलती है, तो आई ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो ये 2002। 2 महीने बेसिकली आपके लिए सुकून भरे रहे होंगे अगर देखा जाए प्रैक्टिकली। नहीं नहीं, जो कि 10 साल थे, तो अब उसको रिवाइंड करने के हम्म, लिए और अब फिर से तैयारी करने के लिए कि वर्दी पहन के नौकरी करनी है, तो नेचुरली तैयारी तो करनी पड़ती है। हम्म, लेकिन वो 2 महीने का टाइम रिलैक्स था, नो हम्म, प्रॉब्लम, इसमें हम्म। कोई शक नहीं है। और मैंने फिर वो अपना जो चारा घोटाले का संस्मरण था, वो इस 2 महीने में पूरा लिख डाला, तो वो है। चलो, कुछ और उसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो तो आप बताएं, क्योंकि फिर अब गुजरात का रुख करेंगे हम लोग। इंटरेस्टिंग बात है, तो उसमें चारा घोटाले में इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें हम्म, हैं। जिस तरह से अपनी ही ट्रेजरी को गवर्नमेंट ने लूटा, तो वैसा केस आई डोंट थिंक इंडियन हिस्ट्री में कभी हुआ होगा। और उसमें जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया ग्राउंड लेवल पे, उनको उनका बहुत बुरा हुआ है। नॉट ओनली केसेस और प्रोसिक्यूशन या चार्जशीट या अरेस्ट, इस वजह से फैमिली मेंबर्स को काफ़ी सहन करना पड़ा। मैं तो जानता हूँ जो कि स्कैमस्टर्स थे उनके साथ किस तरह का फैमिली में हादसे हुए, और बहुत बुरा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। वो सारी चीज़ें एक अलग हम्म। एक्सपीरियंस है उसको। आप गुजरात लौटे तो फिर चीजें बदल चुकी थी, नरेंद्र मोदी सीएम बन चुके थे आ, वहां पर। आप आपकी मुलाकात उनसे सीएम बनने के बाद हुई या पहले आपकी मुलाकात हो चुकी थी? देखिए, 92 से 2002 में स्टेट में नहीं था, और मेरी मुलाकात मोदी जी से पहले कभी नहीं हुई थी।
और मैं उनके बारे में जानता भी नहीं था, क्योंकि 86 से लेके 92 तक का जो मेरा पीरियड था वो इतना गहन पीरियड था लॉ एंड ऑर्डर के लिए और राइट्स को हैंडल करने के लिए, कि दूसरी तरफ सोचने का वो था भी नहीं। और चूंकि मैं गुजरात का नहीं हूँ और नया था गुजरात में, तो वहाँ के पॉलिटिक्स से और उस तरह के चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा सरोकार था भी नहीं, और मैंने कोशिश भी नहीं की जानने की। जो चीज़ें हैंडल की और जो लोग इम्पोर्टेंट थे उससे मैं उनसे इंटरेक्ट किया, जैसे मैंने चिमन भाई पटेल की बात की, तो मुझे उनके मोदी जी के बारे में आइडिया नहीं था और कभी मुलाकात भी नहीं हुई। 2002 में जब मैं लौट के आया, उस वक्त तक वो चीफ मिनिस्टर थे, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई। कब पहली मुलाकात आपको याद है कब हुई थी? कैसे किन परिस्थितियों में हुई थी? नहीं नहीं, वो मुलाकात तो हमने ज्वाइन किया तो 6-7 दिन तक तो मेरे को वेटिंग फॉर पोस्टिंग ही थे हम। फिर पोस्टिंग का ऑर्डर आया, और पोस्टिंग का ऑर्डर भी बड़ा सरप्राइजिंग था, इन द सेंस कि मेरे को इन्होंने डीआईजी सीआईडी क्राइम पोस्ट किया, और मेरे को ये कहा गया कि आपको सिर्फ एक केस का सुपरविजन करना है, और वो था ये गोधरा का रेलवे वाला केस, और उसके अलावा कोई केस नहीं देखना है। मतलब ये कि एक एसआईटी बनी जिसका हेड मेरे को बनाया गया, और इसी केस का इन्वेस्टिगेशन दिया गया। तो जब ये पोस्टिंग आ गई तो एक नॉर्मल कोर्स में हम लोग को जो सिखाया जाता है कि कर्टसी कॉल करते हैं हम लोग। तो अगर स्टेट में है तो चीफ मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को। तो उसके लिए मैंने टाइम मांगा, तो टाइम फिर मिला मुझे, मैं गया, बात हुई। तो फर्स्ट टाइम समटाइम्स इन अप्रैल फर्स्ट वीक में मुझे टाइम मिला था, तो उस समय मेरा परिचय पहली बार। कैसा लगा था व्यक्तित्व उनका? एज़ अ सीएम, एज़ अ पर्सन अगर दोनों बात करें? मैं तो इम्प्रेस था, नो डाउट अबाउट इट, इन द सेंस कि जिस तरह से उन्होंने मेरे से बातचीत की। अब चीफ मिनिस्टर, चूंकि ठीक है हम लोग सीबीआई में हैंडल किया वो केस, तो कॉन्फिडेंस तो था ही, लेकिन किसी भी राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, और हम तो उस समय बहुत डीआईजी रैंक के ऑफिसर थे, तो हमारे लिए चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने जिस तरह से मेरे को ट्रीट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एट ईज रखा, काफ़ी फ्रेंडली ट्रीट किया, होमली ट्रीट किया। उनके बड़प्पन हो गए हैं उनका, और कोई बात नहीं है। और पूछा भी मेरे से, तो मेरे को गुजराती पे उतनी पकड़ उस वक्त नहीं थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर मैं मेरी गुजराती ठीक नहीं है। तो अच्छा, उन्होंने गुजराती में बोलना शुरू किया था। मैंने पहले सामने से ही बोला कि सर मेरी गुजराती ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा आंसर दिया, बोले कि आप गुजराती में, हिंदी में या अंग्रेजी में, जिस भी भाषा में बात करना चाहते हैं उस भाषा में बात कीजिए, मैं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल हूँ। तो दैट वाज अ बिग थिंग। फिर काफ़ी देर बात हुई, हिंदी में ही हमने बात की उनसे, और उन्होंने मेरे बारे में जानकारी तो थी, फिर पूछा भी और बात भी की। तो काफ़ी अच्छा रहा, इसमें कोई शक नहीं। और अमित शाह से आपकी मुलाकात पहली कब हुई थी? देखिए, जब हमने ज्वाइन किया था उस समय अमित भाई होम मिनिस्टर नहीं थे। हम्म। उस समय गोवर्धन भाई झड़पिया होम मिनिस्टर थे, बट आफ्टर सम टाइम अमित भाई होम मिनिस्टर बने, एमओएस होम। तो उनसे मुलाकात हुई इसी केसेस के सिलसिले सिलसिले में में। उससे पहले आपकी मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, मतलब कभी नहीं, इसी कभी नहीं, जगह पे नहीं, कभी एज नहीं। एज ए फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम मैं इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के हम्म। दरमियान उनसे मुलाकात हुई। गोधरा कांड की खूब चर्चा होती है। आपने जांच, बहुत बारीक जांच की। क्या जांच में आपको कुछ ऐसा लगा, कोई ऐसी बात सामने आई जिस पर कि पहले ध्यान नहीं दिया गया और आपने उस चीज को देखा तो वो चीज आपके जहन में आई, ध्यान आपका ध्यान गया? नहीं, एज ए पुलिस ऑफिसर मैं तो ये मानता हूँ कि सीबीआई में जो मैंने 10 साल काटे, तो वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन समय इसलिए था क्योंकि प्रोफेशनली मैं अपने आप को काफ़ी साउंड महसूस करने लग गया था। तो एज ए पुलिस ऑफिसर कभी भी इन्वेस्टिगेशन में हम करने जाते हैं, तो पहले केस क्या है,
उसका जो भी अगर बाद में ज्वाइन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन तो पेपर्स पढ़ के ब्रीफिंग लेके समझते हैं कि केस एग्जैक्टली क्या है। और ऐसे किस्सों में इस तरह के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बढ़िया होना चाहिए। तो जब मैंने पेपर पढ़ा, लोगों से बातचीत की, और अदरवाइज भी जब न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे या न्यूज़ में देखते थे तो मुझे ताजुब होता था कि वो ट्रेन में आग लगी कैसे वहाँ। क्योंकि जिस तरह से दिखाया गया था और जैसे, तो मुझे ये लगता था कि आग लगने का कारण जानना पहले, और कैसे लगाई गई ये बहुत ज़रूरी है, तभी केस में हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकते। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के मैं जब ज्वाइन किया, मतलब इन्वेस्टिगेशंस ज्वाइन किए, तो नेचुरली जगह पे जाना पड़ा। गए, रेलवे स्टेशन पे गए, फिर जहाँ बोगी में आग लगी थी वो उस ट्रैक के ऊपर गए। तो रेलवे स्टेशन और ट्रैक के बीच में मैंने बहुत समय बिताया। उस समय गर्मी का भी समय था, तो धूप में ट्रैक्स पे जाना, देखना, तो तब अंदाजा आया कि इसमें किस तरह से लगा होगी आग। अब वो भी स्टोरी अलग है कि कैसे उस निष्कर्ष पे पहुंचे। क्योंकि उतनी वो जलती हुई बोगी, मतलब कल्पना से परे कि वैसे कैसे उसको अंजाम दिया गया होगा। हाँ, वो तो इन्वेस्टिगेशन में खुल के आ गया, लेकिन वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से एक चीज़ जाहिर ज़रूर हुई थी कि जिस जगह पे बोगी खड़ी थी, मतलब ट्रेन खड़ी थी, और S6 को टारगेट किया गया और उसके ऊपर असॉल्ट करके आग लगाई गई, वो आग बाहर से लगा पाना बड़ा मुश्किल था। ये तो था, क्योंकि उसका कारण मैं बताता हूँ। अब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो ट्रेन का जो सीढ़ियाँ होती है, जैसे आप बाहर आते हो, वो लगभग प्लेटफॉर्म से मिला रहता है, तो यू कैन कम ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसी लेवल पे खिड़कियाँ होती हैं, तो आप चल सकते हो, बात कर सकते हो, सामान अंदर दे सकते हो। लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आगे बढ़ गई है और पटरियों पे है, और वहाँ पे उसको रोक दिया जाए और उसमें आग लगाई जाए, तो कैसे लगी होगी आग? क्योंकि अगर आप पटरी पे खड़े, मतलब पटरी के पास खड़े होके वो तो बहुत हाइट बोगी है। को आप देखोगे तो कम से कम 7 फीट से ज़्यादा की ज़्यादा ही। हाइट होती है। और इंडिया में एवरेज हाइट 5-5.5 फीट, या मैक्सिमम देखें तो 6 फीट के लोग होते हैं। तो जब मैं गया सीन के ऊपर, क्राइम सीन पे जहाँ बोगी में एक्चुअली आग लगाई गई थी, तो दो चीज़ें नज़र में आई। एक तो वो, अगर हमने बोगी वहाँ ट्रेन खड़ी की वक्त दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया सीन ऑफ क्राइम को, और खुद ही देखा कि भाई ये बाहर से हम पत्थर फेंक के आग लगा सकते हैं कि नहीं। तो जब नीचे खड़े होके बोगी के वो हार्डली खिड़की के तक हाथ जा रहा था, तो बाहर से पेट्रोल या डीजल या केरोसिन फेंकेंगे भी तो खिड़की से अंदर जाने का बाहर ज़्यादा स्पिल ओवर होगा। एक तो नॉ कॉमन सेंस की बात। दूसरा ये था कि आ, आग अगर लगानी है तो बाहर से माचिस जला के फेंक देने से तो आग लगेगी नहीं, क्योंकि आग, वो जाते जाते वैसे ही वो हाँ, तीली उठती है। तीसरी चीज ये देखा जो बयान में भी बाहर आया, जो रेलवे के ऑफिशियल्स थे उनके बयान में था ये, कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली 7-8 बज के 5 मिनट के आसपास। चलते ही गाड़ी को रोका गया, फर्स्ट चेन पुलिंग हुई, तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे ही रुक गई, थोड़ा सा खिसकी होगी फिर रुक गई। वो झगड़ा वगड़ा हुआ था तो उस चक्कर में कोई चढ़ने से रह गया होगा, तो चेन पुलिंग हुई। चेन पुलिंग को ठीक करने में 2-3 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। ठीक करके ट्रेन फिर चली, करीब 8:05 पे या 8:10 पे चली होगी ट्रेन, और 200-300 गज आगे गई,
फिर साइमल्टेनियसली चेन पुलिंग हुई 4 डब्बों से और ट्रेन रुक गई। और 7:15 पे वो ट्रेन 8:20 पे रुकी होगी समझ लीजिए, आज अंदाज़ा। तो जो बयान है रेलवे स्टेशन पे, जो स्टेशन मास्टर है उसका, और जो ए केबिन या गार्ड का जो बयान है, उसके बयानों में ये आया कि धुआं उठना शुरू हुआ करीब 8:20-22 पे, और बाई 8:25 8:25 तक पूरा बोगी फ्लेम्स में था। तो नॉर्मल कोर्स में ट्रेन में एक्सीडेंटली अगर आग लगनी है तो दो चीज़ें होती, ट्रेन चल रही है मान लीजिए, आग लगेगी तो यात्री उसको बुझा देंगे या चेन पुल करके उतर जाएंगे। अगर ट्रेन खड़ी हुई है और उसमें आग लगी है तो उसको जलने में ही आधा घंटा पौन घंटा लगता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में जो भी चीज़ें थी, जैसे फर्श है, सीट है, छत है, जो भी मटेरियल यूज़ हुआ था वो कितनी देर में जलता है, ये सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं, वो रेलवे फॉलो करता है। तो आरडीएसओ लखनऊ से हम लोगों ने पूछा कि ये फर्श पे, सीट पे और छत पे जो मटेरियल लगा हुआ है अंदर, वो कितनी देर में जलेगा। तो वहाँ से जवाब आया कि ये सारा मटेरियल सेल्फ एक्सटिंग्विशेबल है, मतलब अगर गलती से आग भी लग जाएगी तो थोड़ी देर में अपने आप बुझ जाएगी, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है। तो उस चक्कर में वो बोले 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड में आग लग के बुझ सकती है। मान लीजिए वो स्टोव था करसेवकों के पास, उसमें केरोसिन था, वो भी एक्सीडेंटली आग लग गई तो वही लोग बुझा देते उस चीज़ को। पूरी बोगी में आग लगने में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का पीरियड लगता है चलती ट्रेन में। खड़ी हुई ट्रेन में तो अनलेस देयर इज सम इन्फ्लेमेबल मटेरियल वो उतना जल नहीं सकती। ये निष्कर्ष हुआ कि ये ट्रेन में आग तो लगाई गई, अब अंदर से लगी कि बाहर से लगी उसको तय करना था। तो उसका बोगी का जो बर्निंग पैटर्न हम लोगों ने देखा वो ऐसा था कि जिसमें पीछे के साइड से लेके बीच तक का जो एरिया था ज़्यादा जला हुआ था, आगे वाला एरिया कम जला हुआ था। और अगर आप फोटोज़ देखेंगे उस समय के गोधरा के केस की, तो जो डिब्बे में से आग का बर्निंग पैटर्न दिख रहा है वो खिड़की से थोड़ा नीचे है और ऊपर ज़्यादा जला हुआ है, नीचे पेंट कम जला हुआ है। तो उससे क्या साबित हुआ? उससे यही हुआ कि अगर आप बाहर से पेट्रोल डालोगे तो गिरेगा नीचे ज़्यादा पेट्रोल, तो नीचे का पोर्शन ज़्यादा जलना चाहिए, और जो स्लीपर्स होते हैं लकड़ी के वो भी जलने चाहिए। तो क्राइम सीन का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, देखा जाके मैंने, तो स्लीपर्स जले हुए नहीं थे। ट्रेन का जो सीढ़ियाँ जिससे डिब्बे में से आप बाहर उतरते हो तो वो आयरन का वो रहता है जंगला, उसमें वुडन प्लेटफॉर्म रहता है, वो भी जला हुआ नहीं था, अंदर बहुत जला हुआ था। तो वी केम टू ए कंक्लूजन कि ट्रेन में आग अंदर से लगाई गई। और ट्रेन के जो अवशेष लेके फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, उसमें ये निकल के आया कि इसमें पेट्रोल के अवशेष हैं या केरोसिन के अवशेष। केरोसिन बहुत कम था, पेट्रोल ज़्यादा था। तो पेट्रोल आया कहाँ से? और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया मिनिमम 160 लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ होगा तभी ये इतना ऐसी जल आग सका। लगी 160 लीटर। फिर उस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने निकाला। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं या शुरू करते हैं तो क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में जो स्पेशल क्राइम्स होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है। सीबीआई बनाम सीबीआई, एक ये मामला होता है। ये 2016 में जब आप लौटे तो उसके बाद सीबीआई में एक बार फिर से
और उसके बाद जो है वो बहुत ऐसा लगता है घटनाक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और उसमें सबसे ज़्यादा जो सुर्खियाँ बटोरी खबर वो सीबीआई बनाम सीबीआई। ज़रा उसके बारे में बताइए क्योंकि 2 डायरेक्टर्स आप स्पेशल डायरेक्टर थे और एक डायरेक्टर, वो दोनों आमने-सामने हो गए और एक-दूसरे के ऊपर करप्शन का केस लगाया। ज़रा उसके बारे में। देखिए ऐसा है, ये जो एपिसोड हुआ इसके लिए कौन जवाबदार है ये फिलहाल ऑन रिकॉर्ड या ऑन कैमरा मैं नहीं बोल पाऊंगा। चीज़ें काफ़ी हैं, काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी जानकारी मुझे है, लेकिन आपके पॉडकास्ट के लिए मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये सीबीआई वर्सेस सीबीआई का मामला नहीं था। ये लड़ाई सीबीआई में जो थोड़ा बहुत करप्शन था उसके अगेंस्ट में थी। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी जो हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस में इंटरफेयर करना चाहते थे। और उस लड़ाई में जब मेरे ऊपर एक फॉल्स केस रजिस्टर हुआ तो मुझे अपने को डिफेंड करने का पूरा राइट। और ये फॉल्स केस क्यों रजिस्टर हुआ इसके काफ़ी कारण हैं। अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखें तो काफ़ी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक हाँ, छोटी सी बात मैं जी। बताऊँगा। 10 जुलाई या 11 जुलाई को 2018 को सीबीआई के पीआरओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था और उसमें ये कहा था कि राकेश अस्थाना जो स्पेशल डायरेक्टर हैं वो 6 केसेस में इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं सीबीआई में। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात थी और ये झूठा स्टेटमेंट। और इसके बाद मैंने सरकार में इस चीज़ की जानकारी दी थी और चूंकि मुझे ये कहा गया था कि ये चीज़ें गलत हैं बट यू बी केयरफुल। और फिर जो समय का जिस तरह का वातावरण था तो मैंने फिर एक रिपोर्ट कैप्सेक को दिया था जिसका इन्वेस्टिगेशन सीवीसी ने किया और जो मैंने लिखा था उसको सही पाया गया। आपको लग तो लेकिन वो रिपोर्ट आने से पहले, ये जुलाई की बात है, हुँ, हुँ। अगस्त में मैंने रिपोर्ट किया। और, और रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट पे जो इंक्वायरी हुई वो पूरी होने से पहले 15 अक्टूबर को मेरे विरुद्ध में एक खोटा केस किया गया, फॉल्स केस। वो क्यों किया गया उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। पॉलिटिकल भी है, पर्सनल वो भी है, और जो करप्शन था वो भी है। तो इसे सीबीआई वर्सेस सीबीआई मैं तो नहीं मानता हूँ। ये प्रेस ने या लोगों ने इस तरह क्योंकि की बात की सीबीआई के है 2 बड़े अधिकारी ही तो आमने-सामने चूंकि थे इसलिए फैक्ट्स नहीं हुँ, पता है इसके लिए। जी। अल्टीमेटली चूंकि मेरे रिपोर्ट को सीवीसी ने सही माना, सुप्रीम कोर्ट ने उसी रिपोर्ट के आधार पे इनके विरुद्ध टिप्पणी की, इनको सीबीआई से जाना पड़ा। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरा और उनका कोई पर्सनल झगड़ा था, हुँ। लेकिन चूंकि मुझे टारगेट किया जा रहा था, मैं उस समय काफ़ी हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा था और मुझे पर्सनल टारगेट किया जा रहा था। मैं तो चूंकि फ्रंट पे था, सीबीआई में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, टारगेट मैं ही था। मेरे को असॉल्ट करने से कुछ लोगों को पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता, वो भी था। तो ये बहुत किन इतनी लोगों को मिलने आसान, वाला था? अब वो ऑन कैमरा मैं नहीं बोल पाऊंगा बट फैक्ट है। हुँ, हुँ। लेकिन आप दोनों को फिर हटा दिया गया और जो हाँ, कोई बात नहीं, हटा दिया गया। आपके जो विरोध में लोग हैं, वो लोग प्रशांत भूषण जैसे लोग वो कहते रहे कि आप चूँकि चहेते मोदी जी के हैं, इसलिए आपको दूसरे इम्पोर्टेंट पोस्ट दे दी गई और वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए आलोक वर्मा। प्रशांत भूषण ने तो मेरे विरुद्ध कम से कम 10 पीआईएल की होंगी, किसी भी पीआईएल में उनको सक्सेस नहीं मिली। लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर दिल्ली बना था तो मेरे ऊपर पीआईएल हुई, इन्होंने ही की। हुँ, हुँ, हुँ। ये बाहर से आ गए हैं, इस कानून में नहीं है। मेरे बाद कौन आया?
वो भी तो बाहर के थे, तो क्यों नहीं पीआईएल की फिर बिल्कुल उन्होंने? 3 ऐसे-ऐसे वो एग्ज़ाम्पल थे पहले जो तो कि बाहर फिर के लोग थे। तो अगर पर्सनल ग्रज मेरे से क्यों था? हुँ, हुँ, क्योंकि वो ये मानते थे कि मैं नरेंद्र मोदी जी का ब्लू आइड बॉय हूँ, अमित शाह जी का ब्लू आइड बॉय हूँ, हुँ, तो मेरे को हिट करेंगे तो उनको हिट करेंगे। हुँ, दैट इज अ वेरी क्लियर पॉलिटिकल गेम। तो बड़ी बात वो की है। चीज को हम लोग चूंकि ऑफिसर है, वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो तो आएगा ही है हमारे ऊपर, हम बोल नहीं सकते ना। लेकिन रिटायरमेंट के 3 दिन पहले आपको फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया, इस पर सवाल उठाए गए। हाँ तो उठाए, लेकिन हारे वो बोले, अब हुँ, कोर्ट में हारे। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो पीआईएल सुन के बहुत लंबा जजमेंट दिया। हुँ, 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 लीगली ही वाज नॉट साउंड। और बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी जी की गवर्नमेंट हो, पहले की गवर्नमेंट हो, उनके पास पावर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास, कि वो इन द इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो मेरे को रखा तो पीआईएल हुई, उसको लीगली फाइट किया गया, और हाई कोर्ट दिल्ली का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट है उसमें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहते हुए आपके सामने जो केसेस आए हैं, उसमें एक सुकेश चंद्रशेखर मामला था। तिहाड़ जेल का वो करप्शन सामने आया था, इसके बारे में ज़रा बताएँ? और फिर आपका जो बीएसएफ में जब आप डीजी थे, उसको लेकर भी एक एक अहम सवाल जो बहुत सारे अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी जानना चाह रहे हैं। पहले सुकेश चंद्रशेखर वाला मामला ज़रा। सुकेश चंद्रशेखर इज अ कॉन मैन। हुँ, हुँ। और जब मैं सीपी था तो ही वॉज इनसाइड द जेल। वो तमिलनाडु के किसी मामले में इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी को बन के उससे किसी से उगाही कर रहे थे, तो उस चक्कर में उनको पकड़ा गया था, वो जेल में था। मुझे आइडिया नहीं था, हुँ, हुँ। लेकिन ज्वाइन करने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर उस समय थे, वो मेरे बैचमेट भी थे, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि उनके इन्वेस्टिगेशन, एक पर्टिकुलर केस के इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं कि कोई आदमी होम मिनिस्टर के नाम से एंड होम सेक्रेटरी के नाम से पैसे मांग रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, और बेल कराने का प्रॉमिस कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट हुई थी, एंड द गवर्नमेंट थिंक्स कि इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। और 200 करोड़ से ज़्यादा ले भी लिए थे पेमेंट। हाँ, 200 करोड़ रुपए तक का एक्सटॉर्शन हो चुका था। हुँ, हुँ। वो रेलिगेयर के जो हुँ, उस हुँ। समय अधिकारी पकड़े गए थे, उनकी वाइफ से ये पैसे लिए गए थे कि उनको बेल पे हम लोग हुँ। रिहा करा देंगे। किसी को पता ही नहीं था किसने पैसे लिए। फ़ोन कॉल्स जो आती थी, वो यूनियन होम सेक्रेटरी या एमएचए के जो लैंडलाइन के नंबर थे, उससे आती थी। तो गवर्नमेंट वाज कीन, और वो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ने मेरे को कहा कि बहुत सीरियस, वैसे भी सीरियस मामला था, तो मैंने फिर उसको इन्वेस्टिगेट कराया। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है, उनको लगाया, उनके स्पेशल सीपी को बुला के ब्रीफ किया। इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि जो लैंडलाइन के नंबर थे, वो तो मास्क किए हुए थे। मतलब उसका ये था कि आपके मोबाइल पे वो नंबर आएंगे, हुँ, हुँ। बट उसके पीछे किस नंबर से कॉल हो रही है वो आपको नहीं पता वो नहीं। चलेगा। आपको ये लगा एक्चुअली में एमएचए से फ़ोन आ रहा है। तो उसको ट्रेस किया हम लोगों ने, तो पता चला एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर को यूज़ किया जा रहा है, और टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट हुँ, ऑल हुँ, दोस हुँ। थिंग्स। तो वो आया अधिकारी, बोला सर ये पर्टिकुलर नंबर है, इससे हो रहा है, और इसका ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, यू फाइंड आउट फ्रॉम द कंपनीज, टावर लोकेशन लो, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करो, और पता करो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि वो जो भी उसका डिटेल था सब्सक्राइबर का, वो फेक था। तो पता चला कि ये नंबर जो ऑपरेट हो रहा है वो तिहाड़ जेल से हो रहा है। और फिर और डीप हम लोग गए तो पता चला तिहाड़ जेल के अंदर किसी बैरक से हो रहा है। तिहाड़ जेल तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे तो बैरक्स। बैरक से हो रहा है, दैट वाज समथिंग वेरी सीरियस। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से हो रहा होता तो
ये माना जा सकता था कि कोई अधिकारी कर रहा है या कोई जो भी कर रहा है बाहर आके कर रहा है, लेकिन अगर बैरक के अंदर से फ़ोन हो रहा है तो बहुत सीरियस था। तो हमारी बात बात हुई जब अधिकारियों ने आके बताया, तो मैंने उनको कहा कि इसमें कोई उपाय नहीं है, वील हैव टू रेड द तिहाड़ जेल। तो ये कैसे रेड करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। मैं कॉन्फिडेंस में आप लेंगे तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। हम्म, तो मैक्सिमम है डीजी प्रिजन्स को कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ही ऑफिसर होते हैं यूटी कार्डर के, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर कॉन्फिडेंस में भी तभी लिया गया जब हम रेड के लिए पूरी तरह से तैयार थे लास्ट मोमेंट। फिर रेड हुई। जेलर उस सबको नहीं पता होगा, डिप्टी किसी को जेलर नहीं पता किसी को था और नहीं। कोई सिपाही को भी नहीं पता था, हम्म, सिर्फ स्पेशल सेल के लोग, वो भी एक कोर ग्रुप को ही पता था, बाकी किसी को नहीं पता। तो वो रेड हुई, रात में रेड किया, तो ये पकड़े गए जनाब उसमें। फिर तो सारी चीज़ें खुल के आई। किस लेवल तक के और अधिकारी भी शायद उसमें पकड़े गए फिर, कि वो जो इन्वॉल्व थे, इनकी मदद की जा रही तो थी वो सुरेश की। इन्वेस्टिगेशन अलग हुआ, हम्म, उसमें इनके जेल के काफ़ी अधिकारियों डिप्टी को, जेलर तक का वो नाम आया। नहीं और भी सीनियर हम्म, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, उसके ऊपर तक गया मामला। आई थिंक डीजी प्रिजन्स को उसमें सस्पेंड, बाद में सस्पेंड हुए, बट उस समय रोल वगैरह काफ़ी लोगों के निकल के आए थे। हम्म। तो ये भ्रष्टाचार का ये आलम, और अब क्या, अगर आपको इनपुट्स मिलते होंगे, अभी सब ठीक है तिहाड़ में या अभी भी चीजें मैं सही कह चल नहीं रही? सकता हूँ, लेकिन जितने दिन मैं रहा था हम्म, सीपी, तो तिहाड़ में फिर कुछ ऐसी इतना सामने नहीं है। रिपोर्ट नहीं आई, प्लस हम्म, काफ़ी रिवैम्प भी हुआ। हम्म, और उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि तिहाड़ जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। दिल्ली पुलिस जो है वो एमएचए के अंडर में काम करती है। हम्म, तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन पे पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। हम्म, तो हम लोगों ने काफ़ी रिकमेंडेशन दिया था फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जेल के अंदर से जो मोबाइल यूज़ करके गैंगस्टर्स थे वो भी यूज़ करते थे फॉर एक्सटॉर्शन या फॉर किलिंग, उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी था। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट हुआ था उस समय, क्योंकि मुझे याद है उस समय काफ़ी गैंगस्टर पकड़े गए थे दिल्ली में, और मकोका लगाया गया था काफ़ी लोगों के ऊपर ताकि वो अंदर रहें। तो चूंकि अंदर थे तो, और बाहर ऑपरेट करने के लिए उनको जेल में तो डेफिनेटली कोई ना कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, तो मोबाइल का यूज़ होता था क्योंकि वो दिल्ली में ऐसा हो रहा है, इससे ज़्यादा ये हैरानी होती थी, नेचुरली। क्योंकि बहुत दूसरी जगहों पर तो रिमोट एरियाज़ में जेल से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, घटनाएँ लगातार सामने आती हैं। जेल रिफ़ॉर्म्स, आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए या हो रही हैं? देखिए, इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। इट हुँ, हैज़ टू बी डेल्ट विद वेरी स्ट्रिक्टली, क्योंकि क्रिमिनल को आप अंदर रख रहे हैं, अंदर से भी क्राइम कर रहा है, हुँ। तो व्हाट वेयर इज़ द एंड टू इट। ये तो बल्कि और सेफ़ आप प्लेस हाँ, मुहैया करा रहे हैं हाँ। उसको ऑपरेट करने के लिए। तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वन हैज़ टू बी रुथलेस टू क्लियर इट। एक बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है अर्धसैनिक बलों का, वो सीएपीएफ बिल, उसको लेकर कि भई आईपीएस अधिकारी सब आते हैं और हमारे बॉस बन जाते हैं। चूँकि आप बीएसएफ में डीजी रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि मात्र अधिकारी बात करते थे, उन सब का कैसा वो रवैया लगता था? उनसे बात करने में क्या निकलता था? क्योंकि उनको लगता है कि सीनियॉरिटी उनकी मारी जाती है, जो प्रमोशन होना चाहिए वो समय पर नहीं हो पाता है, जो ए ग्रुप का ये है मसला है वो भी नहीं हो पाता है। तो आपका इस इन सब में जो एक्सपीरियंस था वो क्या रहा? जो अर्धसैनिक बलों का प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इसको थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मैं जब डीजी बीएसएफ बना था 2020 में, उस समय भी सीएपीएफ्स में जो अधिकारी हैं उनके अंदर एक ये डिससेटिस्फैक्शन था कि उनको प्रॉपर प्रमोशंस नहीं होते, टाइमली प्रमोशंस नहीं होते, और उनको करियर में आगे बढ़ने के लिए स्कोप नहीं है। और मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने यही कहा था, मतलब बिहेवियर से भी कहा जाता है और ओपनली भी कहा जाता है कि आपकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उसको हम लोग लुक आफ्टर करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेन मुद्दा क्या है, ये आईए आईपीएस के आने का मुद्दा नहीं है। अगर आप कोई भी सीएपीएफ को उठा के देख लीजिए तो आईपीएस की संख्या कितनी होगी?
इस बिल में वो बिल की बात बाद में हम्म, करेंगे। हाँ अभी तो कम है। कितने हैं? नहीं, अभी भी बिल भी ये नहीं कह रहा कि आईपीएस की संख्या बढ़ जाएगी। बिल अभी ये कह रहा है कि आईजी लेवल लेवल पे 67% रहेंगे डेपुटेशन और 33% इंसाइड, या इसी तरह का ऐसा है। ही सिक्सटी ठीक है, परसेंट के करीब। आईजी की कितनी पोस्ट होती है? मतलब आईपीएस कितने आते हैं, एक बार ये कैलकुलेट आप कर लें। इनके ग्रीवेंसेस जो भी अधिकारी हैं बिल्कुल जेन्युइन है। एज डीजी बीएसएफ मैंने भी महसूस किया था कि जो असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का एग्जाम दे के क्लियर होके आता है, उसको डेप्यूटी कमांडेंट बनने में 20-20 साल लग जाते हैं। तो उसके पास मोटिवेशन क्या है? जेन्युइन है, बहुत सही। जेन्युइन चीज़ है। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आपने जब एग्ज़ाम दिया था तब तो आपको पता था कंडीशंस क्या है, तो आप तो खुशी से आए थे। ये नहीं, कोई नहीं कह सकता इस बात को। वो जो भी अधिकारी हैं उनकी ग्रीवांस जो है प्रमोशन से रिलेटेड है, टाइमली प्रमोशन से रिलेटेड है, और दैट्स अ फैक्ट। मैंने अपने समय में, जब मैं डीजी बीएसएफ था, तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कार्डर रिव्यू प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को भेजा था। मुझे पता नहीं क्या हुआ उसका, बट उस समय भेजा था, और सारे बीएसएफ के अधिकारियों से ही बातचीत करके उनको लगा के ये चीज़ें बनाई गई थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी। उनका ये कहना था कि अगर ये प्रपोजल पास हो जाएगा तो उनकी प्रॉब्लम जो प्रमोशंस की हैं बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। तो क्या हुआ उस प्रपोजल का? अब मैं तो, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं रिटायर हो गया, तो उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन जो पेपर में मैंने पढ़ा था आज से 4-5 महीने पहले, वो ये था कि गवर्नमेंट ने तीन सभी सीएपीएफ के डीजीज को कहा है कि आप कार्डर रिव्यू प्रपोजल बना के भेजिए। तो नेचुरली कुछ ना कुछ पोस्ट्स क्रिएट करने के लिए और प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। मैं, चूंकि जानकारी नहीं है फैक्चुअली। सरकार की तरफ से कहा गया कि पोस्ट बढ़ाए बढ़ाए गए हैं और नहीं, पहले के जो सरकारों में जो उनका प्रमोशन होता था उससे ज्यादा अभी देखेंगे कि आप ऊपर जाएंगे, सरकार की हाँ तरफ से ये हाँ कहा हाँ गया है। हाँ, तो वो चल रहा है क्योंकि कुछ लिटिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट में थे। हम्म, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था तो गवर्नमेंट को एक्शन तो लेना ही था। अब ये जो बिल वाली बात आई है उसमें एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि इसको बना दिया गया है आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ ऑफिसर्स। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पोस्ट गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा है कि डीजी लेवल का अधिकारी या स्पेशल डीजी लेवल का अधिकारी जो है वो आईपीएस ऑफिसर होगा, ये है शायद बिल में। ये है। और तो ये गवर्नमेंट का जो सोच होती है ना, व्हेन यू थिंक अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी, तो वो बहुत बड़े दायरे में सोचना पड़ता है। बीएसएफ या सीआईएसएफ या सीआरपीएफ के लिमिटेड दायरे में नहीं देखा जाता है। कोऑर्डिनेशन होता है, आर्मी के साथ होता है, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बीएसएफ के या सीआरपीएफ के ऑफिसर्स हैं जो कार्डर से आए हैं वो सक्षम नहीं हैं। उनको, जैसे मैं बीएसएफ में था, तो अगर एडिशनल डीजी की 5 या 6 पोस्ट थी तो तीन तो, और दो तीन तो बीएसएफ के अधिकारी एडिशनल डीजी लेवल तक पहुंचते थे। किसी भी ऑर्गेनाइज, इवन आर्मी में भी जब ऊपर जाते हैं तो पिरामिड छोटा होता जाता है। हर एक आदमी नहीं बन सकता है, सेलेक्टेड फ्यू कैन बिकम। तो वो चीज़ आप अगर इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। तो नेशनल, जो आपने प्रपोजल दिया था उसकी कुछ खास बात आप बता सकें? मैंने जो प्रपोजल दिया हम्म, भिजवाया था आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस, वो हम्म, ये था कि हर एक लेवल पे, हम्म, इट्स नॉट ओनली असिस्टेंट कमांडेंट, आप इंस्पेक्टर लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल पे, कांस्टेबलरी, एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनने में कितना समय लग जाता है। तो पूरे फोर्स के बारे में आपको सोचना है। और दूसरी तरफ आपको ये भी सोचना है कि अगर आप पोस्ट ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा। हम्म, तो उसको बैलेंस आउट तो कहीं ना कहीं करेगी गवर्नमेंट। हम्म, अब
आपका जो बैकग्राउंड है वो बिहार, झारखंड, पहले बिहार अब झारखंड, वैसे स्कूल से आपकी पढ़ाई हुई जहाँ पर कि मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा दोनों का मिक्स रहा हुआ है। आईएएस, आईपीएस बहुत बड़ी संख्या में निकलते रहे हैं। नेतरहाट विद्यालय, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। जहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको श्रीमान जी और जो सीनियर्स हैं उनको साहब, इस तरीके से पुकारा जाता था। नेत्राट स्कूल तो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मेरे पिताजी वहाँ टीचर थे, तो हमें नेत्राट में जन्म से ही रहने का मौका मिला, पढ़ने का भी मौका मिला। और 1953 में 54 में ये स्कूल आया था। उस वक्त आप सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक कमेटी बना के ये निर्णय लिया था कि हम ऐसा रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल खोलना चाहते हैं जिसमें वेस्टर्न मॉडल ऑफ पब्लिक स्कूल और इंडियन मॉडल ऑफ आश्रम कॉन्सेप्ट, इनका मिश्रण हो। तो उसको ध्यान में रख के जब स्कूल की शुरुआत की गई, तो उस समय जितने भी टीचर्स थे वो बाहर से जो आए, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ, कोई सिंधिया स्कूल से आया, कोई मेयो कॉलेज से आया, कोई डून स्कूल से आया, मेरे फादर दिल्ली कॉलेज इंदौर से आए। इन लोगों फिर वहाँ बिहार के भी काफ़ी जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से लोग बाग आए। जैसे एक टीचर थे, वो प्रोफेसर थे रांची कॉलेज में, वो छोड़ के टीचर होके स्कूल में आए। तो उन साइंस लोगों, कॉलेज से भी, पटना साइंस साइंस कॉलेज से भी कॉलेज से लोग लोग आए हुँ। आए तो हर एक पूरे भारतवर्ष में जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट थे और बढ़िया स्कूल्स थे, वहाँ से जो अच्छे टीचर्स थे वो लोगों ने ज्वाइन किया। उनको उनकी जो भी सैलरी थी या जो भी कंडीशंस थी वो बेहतर थी दूसरे टीचर्स के अलावा, तो वो भी एक एक्सेप्शन था। लेकिन उस वक्त जहाँ पे ये स्कूल शुरू किया गया था वो एक छोटा नागपुर पहाड़ी का प्लेटो था, और जंगल के अलावा, स्कूल के अलावा कुछ नहीं था। गांव थे, लेकिन अगर बाहर से कोई टीचर आ रहा है या बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको स्कूल के अलावा दूसरी जगह जाने का कोई मतलब कोई स्कोप ही नहीं था। और टीचर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बाहर से आ रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके वाइफ या उनके बच्चे, उनको वहीं रहना है, लेकिन और कुछ करने को है नहीं। तो सेक्रीफाइस उन लोगों ने कितना किया हुआ है, वन कैन अंडरस्टैंड। उस वातावरण में स्कूल शुरू हुआ और इतना बढ़िया रिजल्ट्स हुए स्कूल के। शायद दूसरे साधन नहीं थे, सिर्फ़ खेलना और पढ़ना, यही वहाँ था, इसकी वजह से भी शायद फ़ोकस्ड रहे लोग। फोकस रहे, डेफिनेटली रहे होंगे, लेकिन हुँ, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, थोड़ा वैरायटी लोगों को हुँ, हुँ। चाहिए होती है, तो वो चीज़ वहाँ नहीं थी। हम लोग तो चूंकि वहीं पढ़े लिखे बड़े हुए और बचपन वहीं गुजरा हम लोगों का, स्कूल की बात तो अलग है। तो देखा है बहुत नज़दीक से, तो स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और हर एक बैच में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स काफ़ी लोग हुए। मैंने 84 में ज्वाइन किया था, तो मसूरी फाउंडेशन कोर्स करने गए थे हम। तो हमारे बैच के 24-25, हमारे स्कूल के 24-25 लोग थे वहाँ, उस मसूरी में फाउंडेशन कोर्स में। एक मिनी बस अलग से स्कूल से ही उधर से चलती होगी जिन लोगों को लेकर कि भई जाना है ये। तो इस ऐसे स्कूल को पूरे इंडिया के लेवल पर ऐसी भी बात थी जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय या समथिंग कुछ ऐसा, कुछ और भी आगे बढ़ाने की योजना बनी थी? काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और बाहर से लोग बाग देखने भी आते थे, लेकिन वो मॉडल दूसरी जगह हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा मॉडल अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा। डेफिनेटली। आप अभी भी बहुत यंग और एनर्जेटिक लगते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई ऑफ़र आए कि भई ये ज़िम्मेदारी तुम्हें लेना है, ये पोस्ट तुम्हें सँभालना है, तो आप हाँ कहेंगे? ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। मैं तो देखिए जब तक सक्षम हूँ काम करने के लिए तो करूँगा, अभी भी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो अगर सरकार की तरफ से कोई
इस तरह का आदेश होगा तो डेफिनेटली उसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, देश को ज़रूरत है अभी आपके जैसे तेज़ तर्रार ऑफ़िसर्स की। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको आगे थैंक के लिए यू, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।